पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू लिबर्टेरियनिज्म वर्सेस अथॉरिटेरियनिज्म, ये कोल्ड वॉर एरा है. अमूमन वी लाइक टू कॉल इट अ वॉर बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर, एंड वी से कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म. लेकिन दिस इज नॉट लाइक दैट. कम्युनिज्म अमेरिका यूएसएसआर में जब बोल्शेविक रेवोल्यूशन आया था 1917, रशिया 1917 में वर्ल्ड वॉर वन जो है ऑलमोस्ट हार रहा था. तो उसके बाद उनके दो इनकलाब आए. पहला इनकलाब जो है वो सोशलिस्ट लेकर आए, लेकिन उसके बाद गाय ने व्लादिमीर लेनिन जो कि उस वक्त में स्विट्जरलैंड में था, ही एंटेड, और फिर वो बोल्शेविक ग्रुप कहलाता था. उन्होंने बोल्शेविक रेवोल्यूशन लेकर जो कि कम्युनिस्ट था, और उसका एक बहुत बड़ा साथी था जिसका नाम था ट्रॉट्स्की. उन दोनों ने मिल के बोल्शेविक रेवोल्यूशन है. तो रशिया में 1917 में दो इनकलाब आए. पहले जो रोमनोव डायनेस्टी थी 1917 में, उसको सोशलिस्ट इनकलाब से खत्म किया गया और एक इंटरिम गवर्नमेंट आई, और उसके बाद फिर कम्युनिस्ट इनकलाब आया. तो 1917 जब भी आप गूगल सर्च करें रशियन रेवोल्यूशन, तो रिमेंबर दैट देयर वर टू. वन इज कॉल्ड एज आई थिंक स्प्रिंग टाइम रेवोल्यूशन 1917 का, एंड द अदर इज कॉल्ड एज अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917, जो कि एक्चुअली नवंबर में आया था लेकिन उसको अक्टूबर रेवोल्यूशन बोलते हैं. लेकिन जब लेनिन के बाद 1922 में लेनिन मर गया, और उसका जो साथी था ट्रॉट्स्की, उसको स्टालिन ने खुले नहीं लगा दिया ऑलमोस्ट. तो उसके बाद वो इकट्ठे हुए. स्टालिन ने उसके अंदर चेंजेस लाना शुरू कर दी. तो जो कम्युनिज्म है वो डाइल्यूट हो गया, और फिर 1954 में जब स्टालिन मरा है तो उसके बाद मजीद डाइल्यूट हो के, तो यूएसएसआर वाज नॉट रियली कम्युनिस्ट व्हेन दे वर फाइटिंग द कोल्ड वॉर. और एट द सेम टाइम लिबर्टेरियनिज्म जो कि यूएसएसआर यूएस अमेरिका चैंपियन कर रहा था, दे आर ऑल्सो नॉट रियली कैपिटलिस्ट एनीमोर. 1929 वॉल स्ट्रीट क्रैश के बाद, और उसके बाद सक्सेसिवली वर्ल्ड वॉर टू लड़ने के बाद, उन्होंने बहुत ज्यादा जो क्लासिक कैपिटलिज्म था उसको थोड़ा सा हटा दिया था, और सोशलिस्ट टेंडेंसीज आ चुकी थी उनके अंदर. तो इस वजह से इसको लिबर्टेरियनिज्म, दिस नेम प्लीज नॉट कंफ्यूज विद लिबरलिज्म. लिबरलिज्म इज शख्सी आज़ादी, लिबर्टेरियनिज्म मार्केट की आज़ादी. कि जो मार्केट है, अगर वो खुद अपने आप को गवर्न कर रही है और सब कुछ खुद कर रही है, मंडी आई मीन, तो अपना रेट खुद निकाल रही है, बता रही है कि जी आज मैंने कितने किलो सोना जो है वो इतने इस भाव निकलेगा, इसको कहते हैं लिबर्टेरियनिज्म. ऑन द अथॉरिटेरियनिज्म ये कि गवर्नमेंट ये बताएगी कि जी आज सोने का क्या रेट है या आज आलू का क्या रेट है. ऑन द लिबर्टेरियनिज्म में ये सब चीजें मार्केट खुद डिटरमिन कर रही है, सप्लाई डिमांड करके. ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी डिबेट है इकोनॉमिस्ट की आपस में कि व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डज नॉट वर्क. मैं फॉर वेरी लॉन्ग टाइम I always thought libertarianism is the way to go. Markets should be independent and markets are efficient. But over time, I've come to know that probably that is not the real case. Supply and demand curve is not really the right thing to understand or a right thing to do. Because it is markets are not as simple as supply and demand. I mean, or US की जो stock market है, that is a classic case कि अगर आप उसको सप्लाई डिमांड कर्व से एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो कभी भी एक्सप्लेन नहीं होती, क्योंकि दो दे कॉल इट अ वेरी फ्री मार्केट बट इट इज नॉट फ्री मार्केट. एनीवेज, इनकी आपस में जंग हुई, और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इसमें क्यूबन वॉर, क्यूबन क्राइसिस हुआ, मिसाइल क्राइसिस, आई थिंक नथिंग टू से अबाउट इट. हर किसी को पता है कि रशिया ने क्यूबा में मिसाइल लगाने की कोशिश की थी, न्यूक्लियर मिसाइल, जो कि अमेरिका ने ब्लॉक कर दी थी. और दैट वाज द टाइम दैट वर्ल्ड बिकेम क्लोजेस्ट ऑफ हॉलोकास्ट. यानी कि अगर उस वक्त अमेरिका और यूएस आपस में एक दूसरे को क्या कहते हैं ना, अक्लमंदी ना दिखाते, तो आज शायद हम लोग यहाँ पे ना बैठे होते, क्योंकि पीपल वर जस्ट वन बटन अवे फ्रॉम प्रेसिंग ऑफ अ न्यूक्लियर हॉलोकास्ट. तो खैर, और साथ वाली जो तस्वीर देख रहे हैं, दैट वाज द एस्केप ऑफ साइगोन. सो साइगोन वाज वियतनाम वॉर, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम. इनकी आइडियोलॉजी में बड़ा फर्क था कि नॉर्थ वियतनाम जो है उधर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी आ चुकी थी, और साउथ वियतनाम में लिबर्टेरियनिज्म चल रहा था. और अमेरिका ने मेरे ख्याल में 20 साल वहां पे जंग लड़ते रहे, और फिर आखिर में जब वो भाग रहे थे, तो एग्जैक्टली जो हमने अफगान में देखा था ना कि लोग जहाजों पे चढ़ के जा रहे थे और लोग फिर जहाजों से नीचे गिरे भी हैं, पहियों के साथ जुड़े हुए थे, एग्जैक्टली यही सीन वियतनाम में भी हुए थे. कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं राइट साइड पे, इसमें लोग सीढ़ियों पे चढ़ के हेलीकॉप्टर में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, और बड़ी एक एक या ना वो केओटिक किस्म का एस्केप था, जो कि हाफ सक्सेसफुल था, हाफ नहीं. बहुत ज्यादा लोग वियतनाम में जो लॉयल टू द यूएस फोर्स थे वो मारे गए थे. एनीवेज, ये नॉर्थ और साउथ वियतनाम में जो कुछ हुआ, वो कोई भी बंदा अगर स्टडी करे तो पता चलेगा कि हाउ ब्रूटल एंड हाउ क्रूसम इट वाज. यानी कितने लोगों को मारा गया,
ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है इमेजिन करना। और सिमिलरली नॉर्थ और साउथ कोरिया में भी यही चीज है। अगेन नॉर्थ और साउथ कोरिया की भी जो वॉर है वही लिबर्टेरियनिज्म वर्सेस अथॉरिटेरियनिज्म है। और नॉर्थ और साउथ कोरिया की भी यही है कि नॉर्थ कोरिया में चाइना एड कर रहा था और साउथ कोरिया में अमेरिका एड कर रहा था। और साउथ कोरिया में अब आप देखें कि वहाँ पे जब फ्री मार्केट हाइपोथेसिस आया तो उधर उन्होंने बड़े बड़े ग्रुप्स बना दिए, सैमसंग, हिटाची, इनको ये 8 ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं कोरिया में जिनको चेबुल बोलते हैं। और ये चेबुल्स जो हैं ये अमेरिका की इकॉनमी को ऑलमोस्ट इतने अच्छे तरीके से इन्होंने काबू किया हुआ है कि कोई डिसीजन मेकिंग उनके बगैर नहीं होती। ऑन द अदर है नॉर्थ कोरिया के हालात हैं आपको पता ही है क्या है। लेकिन अगर आप साउथ कोरिया में इनइक्वालिटी देखें, वेल्थ इनइक्वालिटी इतनी ज्यादा है कि वो जो 8 बड़े ग्रुप्स हैं साउथ कोरिया के, वो उनके पास वेल्थ और डिसीजन मेकिंग इतनी ज्यादा आ चुकी है कि ऑलमोस्ट जो लोअर क्लास है उसको गुजारा मुमकिन ही नहीं है। तो ये एक कंट्रास्ट है इन दोनों में। तो एनीवेज लिबर्टेरियनिज्म वर्सेस अथॉरिटेरियनिज्म, ये एक जंग चली। यूएसएसआर कोलैप्स हुआ। वॉर्सा पैक्ट जो कि वॉर्सा पैक्ट इज सिमिलरली लाइक नेटो जो कि यूएसएसआर ने बनाया था, वॉर्सा पैक्ट भी कोलैप्स कर गया। और फिर नेटो और ईयू अलायंस सामने आया, जो कि एक जिसका जिसका आजकल यूक्रेन से भी आप देख सकते हैं कि यूक्रेन में की सबसे की लड़ाई की वजह यही है कि नेटो की एक्सपेंशन थी। तो यहाँ पे एक और जो मजेदार चीज है वो समझने वाली ये है कि 1971 में अमेरिका वाज ऑलमोस्ट बैंकरप्ट। और while it was getting bankrupt, what they decided was to ditch the gold standard. याद रखें 1944 में जब ब्रेटन वुड एग्रीमेंट हुआ था तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि वी विल प्रिंट डॉलर्स एज मच एज अगेंस्ट द गोल्ड रिजर्व्स। 1971 में उन्होंने कहा था हमारे पास गोल्ड रिजर्व्स तो है नहीं, तो अब हम डॉलर वैसे ही छाप सकते हैं। तो 1971 के बाद अमेरिका जितने भी पैसे छापता है इट इज आउट ऑफ थिन एयर, किसी चीज के नहीं, बस वो रातों रात जितने मर्जी पैसे छापना चाहें छाप सकते हैं। और दूसरा जो बड़ा सीन हुआ वो ये हुआ कि इन्होंने ओपेक कंट्रीज के पास गए और उन्होंने कहा कि आज के बाद से आप तेल डॉलर के अगेंस्ट बेचें तो बहुत अच्छा है, और अगर आप बेचेंगे तो उसके बाद हम लोग आपको प्रोटेक्शन देंगे, आपकी जो मोनार्कीज हैं वो कायम रहेंगी, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मोनार्कीज की हम गारंटीज नहीं दे सकते। तो एग्जैक्टली उन्होंने मान लिया। तो ये दो जब चीजें हुई तो डॉलर जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन हो गया। तो 91 में जब यूएसएसआर कोलैप्स हुआ, इट वाज नॉट रियली यूएसएसआर लॉस्ट इट, इज जस्ट दैट यूएसएसआर वाज, आई मीन उनके साथ ये हुआ था कि लड़ने के लिए पैसे खत्म हो चुके थे। और अमेरिका के पास लड़ने के पैसे 1971 में खत्म हो गए थे, लेकिन बिकॉज दे कुड प्रिंट एज मच मनी एज दे कुड, वो करते रहे सब कुछ। तो इसलिए कभी भी ये जब अब हम लोग जब भी मैं डिबेट सुनता हूं ना कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म की, तो कहते हैं देखो 91 में यूएसएसआर हार गया, जिसकी जो कि क्लियर एविडेंस है। वो हार गए इसका मतलब ये नहीं कि कम्युनिज्म रॉन्ग था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो कम्युनिस्ट रहे नहीं थे। दूसरे नंबर पे कम्युनिज्म इज वेरी डिफरेंट देन कम्युनिज्म। यूएसएसआर का टूटना इसका मतलब ये नहीं कि कम्युनिज्म बुरा था, इट इज जस्ट दैट कि उन्होंने पैसे जो है वो किसी चीज के अगेंस्ट छाप रहे थे और अमेरिका अन्यथा छाप रहा था।